नमस्कार। तो आज देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जेवीटी का एग्ज़ाम भी है, तो जिनका भी जेवीटी का एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल दी बेस्ट। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आपके जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हो सके और आपको जो है वो हेल्प मिल सके। अभी हम डिस्कशन को जो है वो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर द सिस्टम ऑफ दाग, जिसको ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस बोलते थे, एंड हुलिया, जिसको डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ 18 सोल्जर्स बोलते थे, वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सुल्तान। तो बोलते हैं कि दग, जिसको घोड़ों की ब्रांडिंग, और हुलिया जो 18 सैनिकों की वर्णनात्मक भूमिका थी, बोलते हैं ये प्रणाली चलाई गई थी। इसको औपचारिक रूप से किस सुल्तान के द्वारा पेश जो था वो किया गया था। तो इसको जो है वो औपचारिक रूप से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पेश किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर जो है वो 1316 तक जो था वो रहा था। और इसका बचपन का नाम जो था वो अलाउद्दीन नहीं हुआ करता था। इसका बचपन का नाम जो था वो गुरसास्प अली जो था वो हुआ करता था, या फिर अली गुरसास्प इसको जो था वो बोलते थे बचपन में। इसके समकालीन जो मुख्य थे उसमें अमीर खुसरो भी आते हैं, अमीर खुसरो एक आते हैं। और अगर हम और भी इसके बारे में कुछ जाने, जो अलाउद्दीन खिलजी था तो इसने जो है वो चित्तौड़ में जो है वो चित्तौड़ की लड़ाई जो लड़ी थी, इनके चित्तौड़ जो राज्य था उसके ऊपर आक्रमण किया था। रतन सिंह वहाँ के राजा होते थे, 1303 की लगभग ये बात है। इसने गुजरात पर भी आक्रमण किया था लगभग 1299 की जो है 1299 इनके 1299 की ये बात है। और उस टाइम वहाँ के शासक रायकरण वघेला जो था वो हुआ करते थे। रणथंबोर पर भी आक्रमण किया था, या फिर रणथंबोर पर भी विजय की थी इसने प्राप्त। और उस टाइम वहाँ पर राणा हमीर देव चौहान शासक एक हुआ करते थे। मालवा भी उसमें आता है, मालवा 1305 पर इसके अंडर आ गया था या फिर आक्रमण किया गया था। उसमें उस टाइम जो है वो यहाँ पर महलकदेव जो है वो हुआ करते थे। और भी इसके कारण इसके कार्यकाल के दौरान बहुत सारे रिफॉर्म जो है वो आए। अलाउद्दीन के सुधार जो थे उसमें मुख्य रूप से जो है वो, अगर आप अलाउद्दीन के बारे में पढ़ चुके हैं तो महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसने जो है वो राजनीति को धर्म से कभी भी प्रभावित होने नहीं दिया था। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी थी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति का जो है वो फिर से उसको संगठित किया था और एक विभाग बनाया था। विभाग का जो मुख्य अधिकारी था उसको रीद ए मुमालिक जो था वो बोलते थे। उसके अंतर्गत जो है वो अनेक वरीद यानी कि जो संदेश वाहक होते थे वो हुआ करते थे। वरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन के अनेक जो है वो जो उसको सूचना देने वाले होते थे, सूचनादाता होते थे, वो नियुक्त उसके द्वारा किए गए थे। जो इनको जो है वो क्या कहते थे, इनको जो है वो मुनहियन या फिर मुनही जो था वो बोलते थे। तो ये पूछा जाता है कि किसको क्या बोलते थे, कैसे कैसे क्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दू अस्पा एंड सी अस्पा रैंक इन मनसबदारी सिस्टम। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक थे जिनके द्वारा जो है वो मनसबदारी प्रणाली में दू आस्पा और सी आस्पा ये पद इनकी शुरुआत जो था वो की थी। दू आस्पा और सी आस्पा कर कर इनकी शुरुआत जो था वो जहांगीर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब इनका मतलब क्या हुआ, दू अस्पा का मतलब हुआ 2 हॉर्सेस यानी कि 2 घोड़े, और सी अस्पा का मतलब हुआ 3 घोड़े। ये एक सिस्टम था जो कि जहांगीर के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस जो था वो किया गया था। इसमें क्या होता था, जो उस टाइम मनसबदार जो था वो हुआ करते थे, तो मनसबदारों को जो है वो उनके जो घुड़सवार सैनिक थे उनकी संख्या दोगुनी या तिगुनी यानी कि 2 अस्पा या 3 अस्पा करने की अनुमति जो था वो दी गई थी। इससे क्या हुआ, इससे जो मनसबदार की सैन्य शक्ति थी उनकी जो दक्षता थी वो जो है वो बढ़ गई, और बिना पदोन्नति के भी जो है वो अधिक घुड़सवार जो था वो रख सकते थे। हालांकि इसे जहांगीर ने शुरू किया था, लेकिन शाहजहां ने भी जो है वो इसे काफ़ी अपनाया था अपने कार्यकाल के दौरान, परंतु अब वही चीज़ काउंट होगी जो ऑफिशियली जो है वो कंसीडर की जाए। तो ये जहांगीर का ही नाम यहाँ पर जो है वो आता है। जहांगीर की भी अगर हम बात करें तो 1605 से इसका कार्यकाल जो है वो स्टार्ट होता है। जहांगीर को पहले सलीम जो था वो बोला जाता था, सलीम के नाम से जहांगीर को जाना जाता था। और जहांगीर जो है वो इसका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में जो था वो हुआ था। किसका बेटा ये हुआ करता था, अकबर का बेटा ये हुआ करता था। इसके कार्यकाल के दौरान भी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली। जहांगीर की अपनी धार्मिक नीति थी। जहांगीर की जो पत्नी थी उसका नाम नूरजहां था, जिसके साथ वो नूरपुर भी आया था घूमने, जहाँ पर नूरपुर का नाम रखा गया हिमाचल जीके में। ये चीज़ें जो है वो हम अच्छे से जो है वो पढ़ते हैं। और साथ में ही आपने जहांगीर के बाद शाहजहां याद रखना है कि शाहजहां आया था। उससे पहले जो है वो
नवरत्न हुआ करते थे वो अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। नवरत्नों में अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह, हकीम हुकाम, ये सब लोग जो था वो आते थे। और अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में जो है वो स्थित है। ठीक है, तो आपने किसके बारे में, जहांगीर के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया, आपने जो है वो अकबर के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया। अगले क्वेश्चन आएंगे तो वहां से थोड़ा सा डाटा आपको और भी मिलता जो है वो रहेगा। जैसे कि अगला ही क्वेश्चन देख लीजिए, अकबर के बारे में क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ अकबर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ हिज रिलीजियस अप्रोच। तो बोलते हैं कि अकबर की निम्नलिखित नीतियों में से किसे उनके धार्मिक दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं माना जाता था। तो अकबर की कौन सी नीति ऐसी थी जिसे उसके धार्मिक दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं माना जाता था। जैसे कि हम यहाँ पर दीन इलाही की बात करते हैं तो वो तो उसका धार्मिक दृष्टिकोण आता था। इब्दाद खाना बनवाया गया था, वो भी एक धार्मिक जो है वो उसका जो है वो आप कह सकते हैं कि दृष्टिकोण था। और एक सुलह ई कुल था, ये भी यूनिवर्सल टॉलरेंस इसको बोलते थे, ये भी धार्मिक ही जो है वो धार्मिक उसके दृष्टिकोण से प्रेरित था। परंतु ये जो कॉन्फ्लिक्ट विद महाराणा प्रताप था, कॉन्फ्लिक्ट विद महाराणा प्रताप जो है ये धार्मिक उसकी अप्रोच में नहीं आता था, धार्मिक दृष्टिकोण में नहीं आता था। यहाँ पर कुछ बातें आप जानिए, जहाँ जो अकबर था उसके द्वारा इब्दाद खाने का निर्माण जो था वो करवाया गया था। 1575 में इब्दाद खाने की स्थापना करवाई गई थी या निर्माण करवाया गया था। अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में जो है वो एक इब्दाद खाना बनवाया गया था, एक प्रार्थना भवन के रूप में जो था ये बनाया गया था। इब्दाद खाने में हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई इन सबको जो था वो आमंत्रित किया जाता था। दीन इलाही की बात करें, जैसे इब्दाद खाना 1575 में स्थापित करवाया गया था, वैसे ही ध्यान रखना है कि दीन इलाही जो है वो दीन इलाही अकबर के द्वारा 1582 में जो था वो चलाया गया था। दीन इलाही को तौहीद इलाही भी बोलते हैं और ये एक नया धर्म प्रवर्तित इसने जो है वो किया था। अब इस धर्म में जो है वो कहते हैं कि अकबर के द्वारा जो प्रधान पुरोहित इस धर्म का दीन इलाही का बनाया गया था, दीन इलाही धर्म का बनाया गया था, वो बनाया गया था अबुल फजल को। ये भी ध्यान रखना है आपने अकबर के बारे में। ठीक है, और महाराणा जो प्रताप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप के साथ जो है वो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। ये भी ध्यान रखें कि ये हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। 1576 में अक्सर हम पढ़ते हैं कि ये हल्दी घाटी की लड़ाई जो था वो 1576 में हुई थी, महाराणा प्रताप के साथ हुई थी। अकबर के कार्यकाल के दौरान अगर लड़ाइयों की बात करते हैं तो पहले तो अकबर जब राजा बना था तब ये बच्चा हुआ करता था, इसकी आयु बहुत कम थी। फिर ये बेरम खान के द्वारा संरक्षित किया गया, मतलब इसको जो प्रोटेक्शन दी गई वो बेरम खान को दी गई। सिर्फ ये 13 साल का हुआ करता था जब ये राजा बन गया था। फिर पानीपत का युद्ध होता है 1556 में, तब भी ये जो है वो हेमू को यहाँ पर हरा देता है। परंतु हेमू को हराने में भी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि बेरम खान का ही नेतृत्व जो था वो वहाँ पर रहा था। बाकी फिर बाद में बेरम खान का ही पतन इसने करना स्टार्ट कर दिया था, अकबर ने भी। और बेरम खान के बाद जो है वो अकबर की अलग अलग विजय रही, जैसे कि हल्दी घाटी की लड़ाई रही थी महाराणा प्रताप के साथ 1576 में, ये ज़रूर ध्यान रखें आप। यहाँ पर इसका नेतृत्व आसफ खां, मान सिंह इन सब के द्वारा जो था वो किया गया था। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लाइज। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के राष्ट्रपति पद के शहर में बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो था वो की गई थी। बेसिकली ये बोलते हैं कि जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो कौन से एक्ट के तहत जो था वो बनाया गया था। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना 1773 का, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। पहले तो क्या किया गया, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था ना, उस पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बना दिया गया। और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बने थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने थे। पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, एक तो ये क्वेश्चन बन गया। किस एक्ट के तहत बना था ये भी पता चल गया। दूसरा ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में जो था वो 1774 में जो था वो की गई थी। ये भी ध्यान रखें आप कि 1774 में की गई थी। इसमें एक चीफ जस्टिस बनाया गया था और बाकी 3 अदर जजेस जो था वो बनाए गए थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एक चीफ जस्टिस बनाया गया था इसमें, तो वो एक चीफ जस्टिस था कौन जो यहाँ पर बनाया गया था। उस एक चीफ जस्टिस का नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो उनका नाम है
एलिजा एम्पे को जो था वो बनाया गया था। एलिजा एम्पे का नाम भी ध्यान रखना है। फिर वॉरेन हेस्टिंग की ओर चल पड़ते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान जो था वो क्या क्या हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान जो है वो जुडिशरी को लेकर जो है वो कुछ चेंजेस हुए, तो इसको जो है वो न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी बोल देते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग को फादर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज भी जो है वो बोल दिया जाता है। दूसरा जो है वो यहाँ पर एक रिंग ऑफ फेंस आई थी, घेरे की नीति आई थी, तो उसका भी जनक इसको जो है वो माना जाता है। बाकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी, वो भी इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो की गई थी, तो वो भी आपने नोट करना है यहाँ पर कि किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो की गई थी। अब इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई थी, तो वो सारी आपने 1773 के एक्ट के बारे में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है ये आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप देने में, आपकी स्टडी को पॉलिश करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी, जहाँ से आप खुद को रिफॉर्म कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, अगर पटवारी के एग्जाम के लिए पटवारी के अलावा आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ने जा रहे हैं तो साथ में जो है वो आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अब जो है वो आपको मेहनत करनी है और फाइनली मेहनत करके जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो लाना है, तभी आप जो है वो कोई भी प्रोडक्टिव रिजल्ट जो है वो निकाल पाएंगे। तो जरूर कोशिश करें एक प्रोडक्टिव रिजल्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच लैंडमार्क केस एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। तो बोलते हैं कि किस ऐतिहासिक मामले ने मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए आर्टिकल जो 21 है, अनुच्छेद 21 है, इसके दायरे का विस्तार जो था वो किया था। हमारे पास अलग अलग तरह की जजमेंट आई, जैसे कि केशवानंद भारती जजमेंट आई, फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है वो आई, मिनर्वा मिल केस की जजमेंट आई, एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी है, ये भी आई। तो ये जो आर्टिकल नंबर 21 एक्सपेंड हुआ था ना, ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था, ये 1978 का था। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने जो है वो आर्टिकल नंबर 21 जो है, आर्टिकल नंबर 21 का दायरा थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दिया था, और इसमें जो मुख्य बातें कही गई थी उसमें उचित प्रक्रिया की बात कही गई थी कि स्वतंत्रता को जो है वो केवल कानून की प्रक्रिया से नहीं बल्कि निष्पक्ष और तर्कसंगत और उचित यानी कि जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल से भी छीना जा सकता है। ठीक है, और इसमें बोला गया था कि विदेश यात्रा का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि विदेश यात्रा करना आर्टिकल नंबर 21 के तहत निजी स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा जो है वो आता है। मानवीय गरिमा की भी यहाँ पर बात की गई थी। ह्यूमन डिग्निटी जो होती है कि जीवन के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर कही गई थी। अब बोलते हैं हमारे पास वैसे ही केशवानंद भारती केस भी आता है, ये 1773 का जो है वो एक जजमेंट है। इसमें जो है वो एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई थी। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को लेकर जो था ये कहा गया था। इसमें क्या कहा गया था ऐसा, केशवानंद भारती जो मामला था इसमें बोला गया था कि जो संसद है, कि जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल नंबर 368, यहाँ पर आर्टिकल 368 आता है, आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे या मूलभूत विशेषताएं जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, इसको बदल नहीं सकती। ये सब चीजें जो था वो इसमें कही गई थी। ठीक है, तो ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट थी। तो यहाँ पर हम ये दो जजमेंट इंपॉर्टेंट मुख्य रूप से जो है वो याद रखेंगे। ठीक है जी, एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं द गुजराल डॉक्ट्रिन प्राइमरली एम्फेसाइजेस। तो गुजराल डॉक्ट्रिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने जो है वो थोड़ा सा पॉलिटी में पढ़ा होगा डिटेल में तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन भी जो है वो आती है। मॉडर्न पॉलिटी आप एक तरह से कहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन जो आती है ये मुख्य रूप से किसके ऊपर जोर देती है, तो ये नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन टू स्मॉलर नेबर्स। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या कहती है, क्या बोलती है ये, इसमें जो है वो नेबर फर्स्ट पॉलिसी लाई गई थी। ये जो है वो उस टाइम के प्रधानमंत्री के गुजराल के द्वारा लाई गई थी, और इसमें पड़ोसी पहले है ये नीति ये बोलती थी कि जो दक्षिण एशियाई पड़ोसी हैं जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इनके साथ जो है वो पारस्परिक जो संबंध है, जो नॉन रेसिप्रेटरी जो संबंध है इनके, वो जो है इनके साथ
अच्छे होने चाहिए। इनके साथ बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भरोसे के, बिना किसी विश्वास के आधार पर उदार संबंध स्थापित करने के लिए जो था वो कहा गया था। इसमें 5 सूत्र बेसिकली दिए गए थे। इसमें 5 सूत्र जो दिए गए थे, एक तो नॉन इंटरफियरेंस था, एक नॉन रेसिप्रोसिटी था यानी कि गैर पारस्परिकता, जिसमें जो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जैसे छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत बदले में कुछ भी मांगे बिना, मतलब भारत अगर कुछ कर रहा है तो उसको उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उदारता पूर्वक सहयोग जो है वो प्रदान करना चाहिए, ये कहा गया था। एक तो नॉन इंटरफेरेंस हो गया कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण संवाद करेंगे उनके साथ, एक ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया क्षेत्रीय अखंडता की, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ये सम्मान करेंगे। और 5वां हो गया क्षेत्र का उपयोग नहीं, कि कोई भी देश अपने क्षेत्र का उपयोग दूसरे देश के हितों के खिलाफ नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर जो एक दूसरे देश है ना, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी जमीन का उपयोग बेसिकली नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, काफी वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे पास आज। बोलते हैं वत्स महाजनपद के किस शासक को अवधी के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एचपीआर से पूछ रहा है ऑनलाइन एग्जाम्स में। तो ये बनाया गया था उज्जैन को, ये उज्जैन आपने ध्यान रखना है, वत्स महाजनपद के शासक थे। आगे बोलते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, बोलते हैं जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। तो ये जो है वो भार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। और आगे बोलते हैं सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंद्र को समर्पित हैं, जितने भी ऋग्वैदिक सूक्त हैं। सर्वाधिक मतलब बोलते हैं किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो ये जो है वो सूत पिटक से हैं, सूत पिटक ध्यान रखें। आगे बोलते हैं वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के जो बृहदीनेश्वर मंदिर था उसका निर्माण हुआ था। तो ये राज फर्स्ट के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो बृहदेश्वर मंदिर था उसका निर्माण तंजौर का, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने आरिजे मुमालिक इनके सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी पद पर जो है वो सूबेदार बनाया था। तो ये केकूबाद के द्वारा जो था वो बनाया गया था। विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। जितने भी महाजनपद हैं उनकी कैपिटल्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि जो वत्स महाजनपद हुआ करता था कौसंबी उसकी राजधानी थी, मत्स्य की विराटनगर राजधानी थी, वज्जी की वैशाली थी, कौशल महाजनपद की श्रावस्ती थी, अंग महाजनपद की चंपा थी, और असमक महाजनपद की पोतन थी, मगध महाजनपद की राजगृह थी, अवंती महाजनपद की उज्जैनी थी, और महिष्मती भी इसको बोलते थे। ऐसे भी और हैं, तो इंपॉर्टेंट वन मैंने यह बता दिए। आगे बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी का शासक उस टाइम रामचंद्र देव हुआ करता था। बोलते हैं किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि थी, जिसके कारण बोलते हैं उपवनों का राजकुमार एवं मालियों का मुकुट उसे कहा गया। तो ये जो है वो बाबर था जिसकी ज्यादा रुचि यहाँ पर जो था वो थी, और इसलिए इसको मालियों का मुकुट भी बोलते थे। आगे बोलते हैं किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। तो ये हुविस्क था, एक हुविस्क उसके सिक्कों में जो है वो मिलता है। आगे बोलते हैं किस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाएं। ये कथन किसने कहा था। तो ये एम.जी. रनाडे के द्वारा जो था वो बोला गया था। बोलते हैं वह अमेरिकी पत्रकार पब्लिसिस्ट कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। तो वो कौन था अमेरिकी पत्रकार, वो जो है वो लुई फिशर था। आगे बोलते हैं भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं तो जो आचार्य जे.बी. कृपलानी थे वो उस टाइम जो था वो हुआ करते थे। पिछले कल भी मैंने एक मैराथन क्लास करवाई थी, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे थे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। आज उनका आंसर बता देता हूं। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इसके पहले अध्यक्ष कौन और कहां पर बने थे। तो ये बंबई में बने थे, W.C. बनर्जी बने थे। दूसरे अध्यक्ष भी मैंने पूछे थे, वो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में जो था वो बने थे। आगे बोलते हैं अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुई मुस्लिम लीग के अधिवेशन में
की गई घोषणा बोलते हैं, जिसमें पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाएगा। ये दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये 16 अगस्त 1946 को जो था वो मनाया गया था। तो ये ध्यान रखना, 16 अगस्त 1946 को। आगे बोलते हैं वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो ये 1923 में जो था वो किया था। कब? 1923 में जो था वो किया था। आगे बोलते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में जो था वो दी गई थी। अच्छा, इनको फांसी कौन से ईयर में दी गई थी? ये भी जो है वो क्वेश्चन एक एग्जाम में बनता है, तो ईयर भी जरूर ध्यान रखना है कि ये इनको जो है वो 1931 में 23 मार्च को इनको जो था वो फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, लाहौर षड्यंत्र केस में। हमने ये भी पढ़ा था कि शहीदी दिवस भी हम इसलिए जो है वो मनाते हैं 23 मार्च को। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में बोलते हैं सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने इस कार्य को किस ऑपरेशन की संज्ञा दी थी? तो इसको ऑपरेशन 0R बोला गया था। ऑपरेशन 0R, ये ध्यान रखना है, ये बोला गया था इसको। ठीक है जी। और आगे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस घटना से प्रारंभ किया गया? तो ये नमक कानून तोड़ने की घटना से किया गया। आगे बोलते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कांग्रेस का ये कराची सेशन था 1931 का। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त कर दिया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो था वो कर दिया था। आज पेपर भी है, तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था, परंतु एग्जैक्टली कब हुआ था? अक्टूबर महीने में ये हुआ था 1905 में, और 16 अक्टूबर को जो था ये हुआ था। ठीक है जी, 16 अक्टूबर 1905 को ये हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 60 सदस्य जो है वो होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है, हाई कोर्ट के लिए 62 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल 32 जो है वो देता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसको बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? धन विधेयक यानी कि जो हमारा फाइनेंस बिल आता है उसके लिए राज्यपाल की अनुमति होना जरूरी है। आगे बोलते हैं पहले वित्त आयोग की सिफारिशों में किस अवधि को शामिल किया गया था? तो ये 52 से लेकर 57 तक था पहला वित्त आयोग। 51 में अस्तित्व में आया, इसकी सिफारिशें 52 से 57 की अवधि में शामिल हुई थी। किस देश का संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का प्रेरणा स्रोत है? तो हमने इमरजेंसी के प्रोविजन जो है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिए हैं। जर्मनी का संविधान यहाँ पर नोट करें। किस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 35वें संविधान संशोधन से। ठीक है जी। बोलते हैं कस्बा योजना सीमित भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? तो ये किस में आता है? ये भाग 9A में आता है, ऐसे लिखेंगे 1XA कर ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बोलते हैं न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय देखता है? तो केरल हाईकोर्ट के तहत ये आता है। जो विषय केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं है उन पर जो है वो कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद उनके ऊपर कानून बना सकती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है जी, ऊर्जा ध्यान रखना। मनुष्य शरीर में बोलते हैं पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये जो है वो पित्त यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में जो है वो एकत्रित होता है। आगे बोलते हैं एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात की जा रही है, बोलते हैं AMU इसको। बोलते हैं पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इससे जो है वो 931 MeV ऊर्जा जो है वो होती है। आगे बोलते हैं अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? तो ये अर्जेंटाइन चांदी का अयस्क है, और यानी कि चांदी की ओर है, सिल्वर की। कोशिका में बोलते हैं कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना इसका काम जो है वो होता है। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो बोलते हैं दृष्टि में कौन सा दोष है? तो मायोपिया उसको जो है वो बोलते हैं। मायोपिया होता है, इसको नियर साइटेडनेस भी जो है वो बोलते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें जो है वो
जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो बड़े अच्छे से दिखाई देंगी, परंतु जो दूर की वस्तुएं हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई देती। ठीक है, मायोपिया को अगर करेक्ट करना है तो कैसे करेक्ट किया जाएगा? एक लेंस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। अब वो कौन सा लेंस होगा जिसकी सहायता से ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा? तो ये जो है वो कनकेव, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, उसकी सहायता से ठीक हो जाएगा, जिसकी पावर नेगेटिव होती है। आगे बोलते हैं कौन सा यौगिक आयल बोलते हैं आयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो ये मैथिल सैलिसिलेट को जो है वो जानते हैं। रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत बोलते हैं, ये कौन सा है? तो ये रॉकेट जो उड़ता है, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत जो है वो भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करता है। आंख में जो आइरिस का काम करता है, क्या होता है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना, कि कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं। आगे बोलते हैं यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अव्यय रंगों का अवशोषण कर ले तो कौन सी कैसी दिखाई देगी? तो वो काली दिखाई देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलती है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज एविडेंस ऑफ ओवन्स विच रिवील्स द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड्स इन इंडिया? बोलते हैं कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां पर भट्टियां का साक्ष्य मिलता है और रोटी बनाने, इनके ब्रेड का इतिहास का पता भी चलता है? तो आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था और बड़े डिटेल से डिस्कस किया था। अभी कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।